नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला प्रश्न जल्द ही समाधान की ओर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने के मूड में नहीं है। जो नए संकेत मिल रहे हैं उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि आगे क्या कुछ होने वाला है। हम आपको आगे एक ताज़ा सर्वे दिखाएंगे जिसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाकर अच्छा संदेश दिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ में अब ओबीसी मुख्यमंत्री ही बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ का नया सीएम कौन होगा, इसे लेकर विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक 10 दिसंबर यानी विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन बैठक लेंगे। उसी दिन नाम का ऐलान भी हो सकता है। इस बारे में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जानकारी दी और बताया कि हम चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं को जरूर पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल निर्धारित हुई है। पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक इस बैठक के लिए नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, ये विधायकों की बैठक लेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, सह प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और नितिन नवीन जी भी इस बैठक में रहने वाले हैं। तो कल पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। जनता से जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री को लेकर 3-4 नाम सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि पर्यवेक्षक विधायकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 10 दिसंबर को सुबह 12 बजे पार्टी के मुख्य कार्यालय यानी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगने के साथ जो संभावना नजर आ रही है वह यह है कि उप मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ में बनाए जा सकते हैं। आदिवासी उप मुख्यमंत्री का फार्मूला भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुराने और कद्दावर चेहरों पर चर्चा होगी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, उन स्वाभाविक नामों को समझने से पहले मैं आपको एक सर्वे की जानकारी दूंगा। दरअसल हमने लगातार छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को लेकर जो जानकारी आपसे साझा की, जो पुराने वीडियो बनाए, उसमें कल यानी 8 दिसंबर को हमने रेणुका सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, इनके नाम की चर्चा की थी कि किस तरह से उन्हें लेकर कवायद हो रही है। वो सरगुजा क्षेत्र से आती है जहां भारतीय जनता पार्टी ने 14 की 14 सीटों पर कब्जा किया है। इसलिए रेणुका सिंह एक स्वाभाविक दावेदार है। हमारे उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अधिकांश लोगों ने अरुण साव के नाम को आगे बढ़ाया और अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह समझाने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ की जनता ओबीसी और साहू समाज से आने वाले अरुण साव को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, जबकि डॉक्टर रमन सिंह के संदर्भ में लोगों की कोई खास राय नहीं है। दरअसल 15 साल डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि यदि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते तो उनके खेमे से विष्णुदेव साय को आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में आगे किया जा रहा है, यानी प्लान ए और बी पर कार्रवाई चल रही है। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उस बारे में मैं सिलसिलेवार ढंग से आगे जानकारी दूंगा। पहले मैं उन नामों की चर्चा करूं जिन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। सबसे पहला नाम है बृजमोहन अग्रवाल, जो एक कद्दावर राजनीतिक चेहरा है। 8 बार लगातार रायपुर से विधायक रहे। इसके बाद पुराने मंत्री राजेश मूणत, पुराने मंत्री अजय चंद्राकर, पुराने मंत्री अमर अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले जो 4 बार के सांसद रहे, मंत्री रहे, विक्रम उसेंडी, केदार कश्यप और राम विचार नेता। ये वो स्वाभाविक नाम है जो पुरानी सरकार के साथ कदम ताल कर चुके हैं। लेकिन इनके अलावा इस बार 1 से ज्यादा महिला मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रही रेणुका सिंह, पुरानी मंत्री रही लता उसेंडी और निवर्तमान सांसद गोमती साय। ये वो 3 महिला नाम है जिनमें से 2 को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें एक स्वाभाविक नाम है अरुण साव। हालांकि ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। इस नए चेहरे के अलावा
ओपी चौधरी जो पुराने प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, 37 की उम्र में 2018 में इन्होंने रायपुर कलेक्टर रहते हुए इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। खड़सिया से चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। ऐसा माना जा रहा था कि चुनाव हारने के बाद वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन जो ऐसा सोचते थे उनकी गलतफहमी दूर हो गई। ओपी चौधरी कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो प्रतिबद्धता दिखाई, पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाया और रायगढ़ जैसी एक कठिन सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार वो रायगढ़ से जीत कर आए हैं। उनकी प्रशासनिक क्षमता और बुद्धिमत्ता, विद्वता का भारतीय जनता पार्टी भरपूर लाभ लेना चाहेगी। ये एक स्वाभाविक नाम है जिन्हें लेकर सोशल मीडिया में खासकर युवा वर्ग मांग कर रहा है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। इनके अलावा विजय शर्मा वो एक नाम है जिन्हें कवर्धा से निकला हुआ हिंदूवादी चेहरा माना जा रहा है। कभी डॉक्टर रमन सिंह कवर्धा के पर्याय माने जाते थे। उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव वहीं से जीता था। फिलहाल जिस तरह से विजय शर्मा ने कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को 40,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी दी, उसके बाद धर्मनगरी कवर्धा में उनका जिस तरह से स्वागत हुआ, पूरी छत्तीसगढ़ में मोहम्मद अकबर की हार की लोग खुशियां मना रहे हैं और आम जनमानस का यह दबाव भी है, यह मांग भी है कि विजय शर्मा को मंत्रिमंडल में जरूर स्थान दिया जाए। जातिवादी समीकरण को साधने का दबाव भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी हर हाल में जीतने की कोशिश करेगी। नियमानुसार 15% से ज्यादा विधायक मंत्री नहीं बन सकते। पिछली भूपेश बघेल सरकार में सत्यनारायण शर्मा और धीरेन्द्र साहू जैसे कुछ बड़े सीनियर चेहरों को 5 साल तक मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया था। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 15% वाले फार्मूले के कारण अपने कुछ सीनियर और पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल न करे। मंत्रिमंडल में शामिल होने की आस लगाए बैठे कुछ और नामों में धर्मलाल कौशिक भी एक स्वाभाविक नाम है, जो 1998 में पहली बार बिल्हा से चुनकर आए थे। मौजूदा समय में इस बार फिर से वो बिल्हा से चुनकर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहते 2018 में उनका नाम राज्यसभा सांसद के रूप में सामने आया था। उन्होंने नामांकन फॉर्म भी ले लिया था। हालांकि ऐन वक्त में सरोज पांडे ने बाजी मार ली और 23 मार्च 2018 को वो राज्यसभा की सांसद निर्वाचित हो गई। उस साल यानी 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में धर्मलाल कौशिक बिल्हा से एक बार चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से पराजय हुई और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के नाम और नए मंत्रिमंडल की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगता नहीं है कि पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह भगत के मूंछों को छोड़ने वाली है। दरअसल अमरजीत भगत ने 15 मार्च 2023 को यह दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बनती है तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा लूंगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी के महासचिव केदार कश्यप ने उन्हें चुनौती दी है कि वो सच्चे आदिवासी हैं तो जरूर वो मूंछ कटवाएंगे। केदार कश्यप ने कहा है कि अगर अमरजीत भगत सच्चे आदिवासी हैं तो उन्हें अपनी मूंछ मुड़वाना चाहिए, मैं उन्हें तिरुपति भी ले जाने को तैयार हूं। इस पर अमरजीत भगत की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने अपने मूंछें कटवाने के पुराने घमंड के बारे में कहा कि संवाद के दौरान ऐसी बातें कही जाती है, मैं अपने बयान पर कायम हूं, अपनी फसल है, जब चाहे कटवा लेंगे, तुरंत कटवाना तो जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया में लोग अमरजीत भगत के उस पुराने घमंड को याद दिलाते हुए खल्लारी के एक भाजपा कार्यकर्ता की तस्वीर भी साझा कर रहे हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी की अलका चंद्राकर चुनाव हार गई थी। तब उनके एक समर्थक कार्यकर्ता ने अपने आधा बाल और आधी मूंछ मुड़वा ली। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस प्रतिबद्धता की हालांकि सब तरफ तारीफ हो रही है। मैंने अपने पुराने वीडियो में अलका चंद्राकर के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार के बारे में कुछ जानकारी भूलवश गलत बता दी थी। इस बारे में मैं खेद व्यक्त कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने मेरी गलती को बताया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। छत्तीसगढ़ की राजनीति गलियारों में बृहस्पति सिंह के बयान की भी काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा को हीरोइन बताते हुए यह कहा कि वो पैसे वालों के हाथों बिक गई है। उनका साफ इशारा था कि उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस को हराया है। बृहस्पति सिंह ने काफी तीखे बयान देते हुए टीएस सिंहदेव को भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बताते हुए उन्हें राज्यपाल बनवाने की नसीहत दी। इसके लिए बृहस्पति सिंह ने अलग अलग मीडिया चैनल से बात की। बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि शैलजा प्रभावशाली नेताओं के हाथों बिक गई थी, हीरोइन की तरह फोटो खिंचवाने में व्यस्त थी। रायपुर में अलग अलग चैनल के पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टिकट देने से कोई चुनाव नहीं जीतता जब तक उस क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता का सहयोग न मिले। कांग्रेस नेताओं का घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था, ऐसे लग रहा था जिसको ये टिकट दे देंगे वही चुनाव जीत जाएगा।
अपनी पार्टी कांग्रेस का पोल खोलते हुए वो टी.एस. सिंहदेव के विरुद्ध भी बेहद हमलावर थे, जिन्होंने उनकी टिकट कटवाई थी। उन्होंने याद दिलाया कि एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही थी कि हमने सभी वादे पूरे किए और टी.एस. सिंहदेव साफ तौर पे कह रहे थे कि हमने 12 वादे ही पूरे किए। एक तरफ बृहस्पति सिंह कुमारी शैलजा को हीरोइन बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टी.एस. सिंहदेव के बारे में कह रहे थे कि कुमारी शैलजा उन्हें हीरो की तरह प्रस्तुत कर रही थी। कांग्रेस की पोल खोलने के मामले में जय सिंह अग्रवाल भी पीछे नहीं रहे। कोरबा से इस बार वो चुनाव हार गए हैं। पुरानी सरकार में मलाईदार विभाग में मंत्री थे जय सिंह अग्रवाल ने चुनाव हारने के बाद पुराने सीएम भूपेश बघेल का बिना नाम लेते हुए कहा कि विधायकों की परफॉर्मेंस का सर्वे सरकार का मुखिया करवाता है। उस सर्वे पर कभी चर्चा नहीं हुई, जो फर्जी सर्वे था। सरकार पिछले चुनाव में मिले जनादेश की कद्र नहीं कर पाई। जय सिंह अग्रवाल यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि खेतों को सुरक्षित रखने के लिए बाड़ा बनाया जाता है, अगर वो बाड़ा ही खेत को खाए तो क्या होगा। मुखिया का ग्रामीण केंद्रों पर फोकस रहा और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को जिस तरह जनादेश मिला था उसी तरह जनता के अनुरूप वो काम नहीं कर पाई। चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की ओर से इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया आना कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दरअसल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में कांग्रेस जिस बुरी स्थिति में चल रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं में सिर फटोवल की स्थिति है, वहीं पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी कांग्रेस के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है, जहां राज्यसभा के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 250 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद हो चुकी है और अभी नोटों की गिनती जारी है। 40 मशीनें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने नोट गिनने के लिए लगाई है। कई मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो जा रही है। सोशल मीडिया में जो नोटों के बंडल वाली तस्वीर वायरल हो रही है, उसे देखने के बाद कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता बयान देने को सामने नहीं आ रहे हैं और न ही एक्स पर किसी तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी चुटकियां ले रही है। आम जनता की ओर से भी तीखी टिप्पणियां आ रही है। घपले घोटालों की ऐसी तस्वीरें आमतौर पर नेताओं के घर से दिखाई देती है, लेकिन इतना ज्यादा नगद कहीं पूरे भारत में बरामद नहीं हुआ। एक बार तो किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होगा ये नोट किसी बैंक के अंदर के लॉकर के हैं या किसी कांग्रेस सांसद के ठिकाने से हैं। लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आने वाली 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी ओ.ए. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष अंग्रेज अधिकारी ही थे, जिनकी विचारधारा भारत और हिंदुत्व के विरुद्ध थी। लगातार कई मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तथ्यात्मक रूप से जिन बातों को रखना शुरू किया है, खासकर युवा पीढ़ी उस गहराई को समझ रही है जिसे छिपा कर रखा गया। उस पुराने इतिहास को भारतीय जनता पार्टी लगातार सामने रख रही है, जिससे कांग्रेस असहज हो जाती है। ऐसे कारणों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक सुचिता के लिए आवश्यक है कि अधूरा सत्य नहीं बताया जाए, बल्कि पूरी सच्चाई सामने रखा जाए। अधूरा सत्य झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।